Hello guys, my name is Vaibhav and welcome to my channel Pharma Core Studies. तो आज हम पढ़ेंगे द फार्मेसी एक्ट 1948 फॉर योर एग्जाम ड्रग इंस्पेक्टर टू 2026. So hello guys, my name is Vaibhav. I am B Pharma, M Pharma and GPET qualified student. And let's get started. First of all, ये जो फार्मेसी एक्ट है इसका हम डीपली स्टडी करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफेंसेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम इसमें देखेंगे. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट? इंट्रोडक्शन क्या है इस एक्ट का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशन. जब जो बॉडी है उनको ये लगा कि जो बहुत ज़्यादा फार्मेसी जो है वो अनकंट्रोल्ड है और कोई भी इसमें रेगुलेशंस एंड रूल्स नहीं है, तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया इस एक्ट को. कब? 1948 में. So recommendation that led to the act came from the drug inquiry committee. एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी जो कि हेल्थ सर्वे करती है एंड डेवलपमेंट कमेटी भी होती है ये, जो कि एक हेल्थ सर्वे करके बताती है कि हमें किस एक्ट की जरूरत है. तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि फार्मेसी एक्ट होना चाहिए. नाउ एक्ट पास हुआ. रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अक्रॉस द इंडिया. जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अक्रॉस द इंडिया होना चाहिए, प्रोफेशनल रेगुलेट. Then it came into the force on 4th March 1948. It is very important that ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये कब पास हुआ था. 4th March 1948. Now it extend to the whole of India. Now what is the what type of chapters? कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि स्टेट ओनली होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं? तो वो चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर 5 जो कि स्टेट ओनली होते हैं, विच इज डेट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. हो गया ये. तो इंट्रोडक्शन क्या था कि रिकमेंडेशन हुई, देन एक्ट पास हुआ फार्मेसी फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए. देन ईयर कौन सा था? 4 मार्च 1948. ये फुल डेट आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. देन इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. दो तो द चैप्टर्स हैं इसमें 3, 4 और 5 स्टेट ओनली. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के? फर्स्ट है रेगुलेशन प्रोफेशन. जैसे हमने पहले बात करी कि फार्मेसी जो है अनरेगुलेटेड प्रोफेशन हो गया था, तो उसको एक रेगुलेटेड फॉर्म में प्रोफेशन को कर सके, इसलिए हम फार्मेसी एक्ट को बनाया गया. सेकंड है सेट एजुकेशन. अब इसमें अब हमें एजुकेशन को सेट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड्स की. स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, इसके वो प्रीमियम कम से कम वो प्रिस्क्राइब कर सके और उसकी जो फार्मासिस्ट डिग्री है वो वैल्यूबल हो सके. उसके लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. उसके लिए एजुकेशन को स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया, एक एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया. देन रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन को ग्रांट भी करेंगे आउटसाइड ऑफ द इंडिया. रजिस्ट्रेशन पर्पस भी इसका एक मेन गोल ऑब्जेक्टिव था. देन फोर्थ इज मेंटेन रजिस्टर. अब हमने रजिस्टर में नाम ऐड करेंगे हम स्टूडेंट्स के जो भी फार्मेसी करना फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं. देन उसको रजिस्टर को हम मेंटेन करेंगे. जो रजिस्टर जो होता है वो स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर दोनों मेंटेन करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेट प्रोफेशन, देन सेट एजुकेशन स्टैंडर्ड, देन रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, देन मेंटेन रजिस्टर. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके एजुकेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए बताया है. नाउ देयर आर 5 चैप्टर्स इन दिस एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी, जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. सेकंड जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है. इसमें हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन एंड सेंट्रल काउंसिल जो कि पीसीआई होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल है तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी होगा. इसमें 2 तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट काउंसिल एंड स्टेट ज्वाइंट स्टेट काउंसिल. एक स्टेट काउंसिल होता है, एक ज्वाइंट स्टेट काउंसिल होता है. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट.
अब रजिस्ट्रेशन जो होता है वो उसमें क्वालिफिकेशन चेक होता है, स्टेट रजिस्ट्रार उसको रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है, और अगर रिमूवल करना हो तो रिमूवल करता है। देन मिसलेनियस में हम देखेंगे ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड अदर प्रोविजन। So it is clear now that they have 5 chapters: introduction, Pharmacy Council of India, State Pharmacy Council, registration of pharmacists and miscellaneous. Now जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए वो है चैप्टर सेकेंड, विच इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पीसीआई होता क्या है? फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेक्शन 3 के अंडर में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब उसको बनाया। अब कॉर्पोरेट कैसे होता बॉडी का? सेक्शन 4 के थ्रू परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील, पावर ऑफ इक्वायरी प्रॉपरली टू बी सूड। नाउ फर्स्ट इज प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हमारा जो मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन क्या होना चाहिए वो पीसीआई का काम होता है फर्स्ट। देन सेकंड रोल क्या होता है? फ्रेम द एजुकेशन रेगुलेटरीज। रेगुलेटरीज रेगुलेशंस एंड एजुकेशन जो होता है उसको अप्रूव करना, क्वालिफिक कोर्सेज को और इंस्टीट्यूशन को, ये सेकंड काम होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। नाउ थर्ड वर्क इज टू मेंटेन द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ फार्मेसी। सेंट्रल रजिस्ट्रार को मेंटेन करना भी इसका काम होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि फार्मेसी काउंसिल जो है करती क्या है। देन फोर्थ इज इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग इट्स 5 मेंबर्स। सेक्शन 5 के जो थ्रू आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट। तो रिवाइज कर लेते हैं हम। तो पीसीआई जो है वो सेक्शन 3 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। सेक्शन 4 इसका कॉर्पोरेट है। और देन इसमें 4 उसके रोल है। सबसे पहला है प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड, देन फ्रेम एजुकेशन, देन मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर, देन इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अंडर द सेक्शन 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेक्शन थर्ड, कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल जो होती है वो कैसे कंपोजिशन होती है वो सेक्शन 3 में हम बताएंगे। इसमें सबसे पहले जो होते हैं वो 6 मेंबर होते हैं इलेक्टेड बाय द यूजीसी। यूजीसी के थ्रू हम फार्मेसी टीचिंग, फार्मेसी सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, जो 6 मेंबर्स होते हैं। देन 6 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एटलीस्ट इसमें 4 प्रैक्टिसिंग फार्मेसी होने चाहिए और इसमें बाकी के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी कोर्स के टीचर्स भी होते हैं। देन 1 मेंबर होता है इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओन मेंबर होता है इनका। इनके ओन मेंबर में से एक मेंबर को हम चुनते हैं। देन एक्स ऑफिसो मेंबर। बेसिकली ये जो सेक्शन 3 है ये बता रहा है कि सेंट्रल काउंसिल बनती कैसे है, कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं यूजीसी के, 6 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें 4 जो है प्रैक्टिसिंग फार्मेसी होते हैं और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले होते हैं प्रैक्टिसिंग। 1 मेंबर जो होता है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आता है, उनका एक ओन मेंबर होता है। एक्स ऑफिस मेंबर जो डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर कंट्रोलर, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देन अदर्स में आ जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी, एआईसीटीसी एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट काउंसिल। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको डाउट होगा कि इसमें इसका इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट है मेंबर्स कि यूजीसी में, यूजीसी से कितने मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कितने मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। ना चैप्टर थर्ड में जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू रेगुलेट द फार्मेसी विद इन द स्टेट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रेगुलेट करती है, फार्मासिस्ट और स्टेट के फार्मासिस्ट को। जॉइंट काउंसिल, 2 और मोर स्टेट में एग्री। अब इसमें दो से ज्यादा स्टेट जो होते हैं वो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बना सकते हैं। सपोज करो कि छोटे छोटे से 2 स्टेट, उनका अलग अलग फार्मेसी काउंसिल नहीं हो सकता तो उनका जॉइंट फार्मेसी काउंसिल करेंगे वो, क्योंकि उनको अलग अलग नहीं कर सकते। नाउ एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या होती है? इसमें ईच काउंसिल फॉर्म्स एन एग्जीक्यूटिव कमिटी टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन।
डे टू डे फंक्शन को हम कैरी आउट करते हैं। मेन रोल क्या होता है, मेंटेन द स्टेट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, इन्फोर्सेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट लोकली। तो चैप्टर 3 में हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल और पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड मेन रोल हमने समझा। ना चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब सेक्शन अंडर 32, चैप्टर 3 में हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल और पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड मेन रोल हमने समझा। ना चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब सेक्शन अंडर 32, द क्वालिफिकेशन ऑफ एंट्री ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार। जो भी फार्मासिस्ट होगा वो रजिस्टर पर का जो नाम जाएगा वो सेक्शन 32 के अंदर जाएगा। अब उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट, इट होल्ड डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड एक्चुअली। अब ये जो है इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि सेक्शन 32 के अंडर में ही ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 32। So first has a whole degree, second has passed examination approved by state government, third has been registered before the appointed date under the any law in force. Then fourth, special provisions exist in display person citizen practicing outside of India, section 32A के through. Only अब नोट करिए कि only a registered pharmacist may use the title registered pharmacist or its abbreviation. एक registered pharmacist ही registered pharmacist का abbreviation यूज कर सकता है। So clear? तो रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार कि सेक्शन 32 के अंदर हम क्वालिफिकेशन स्टेट रजिस्टर रजिस्ट्रेशन करता है किसी फार्मासिस्ट का, उसमें डिग्री होल्डर होना चाहिए, वो एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को अप्रूव होना चाहिए उसके एग्जामिनेशन, रजिस्टर जो है अपॉइंटमेंट डेट और एनी लॉ देन इन्फोर्स जो पहले होना चाहिए उसके। देन स्पेशल प्रोविजंस डिस्प्लेड एग्जिस्ट सिटीजन ऑफ प्रैक्टिसिंग आउटसाइड द इंडिया, तो उसके लिए हम सेक्शन 32A के थ्रू करते हैं। और रजिस्टर फार्मासिस्ट जो होता है वो टाइटल रजिस्टर फार्मासिस्ट ही यूज कर सकता है एब्रीविएशन में। नाउ एजुकेशन रेगुलेशन। What are the education regulations which conduct by the Pharmacy Council of India? तो फार्मेसी काउंसिल जो इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू सेक्शन 10 के यूज करके एजुकेशन रेगुलेशन को रेगुलेट करती है एजुकेशन को। तो फर्स्ट है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम बनाएंगे जिससे क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट हो सके, फार्मासिस्ट क्वालिफाई हो सके। देन कोर्स ऑफ द स्टडी हम बनाएंगे, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज भी चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं इंस्टीट्यूशन की। और एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को भी वो चेक करते हैं कि कंडीशन जो होती है एडमिशन की वो पास होनी चाहिए, उसको भी हम क्रॉस चेक करते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन क्या करता है, पहले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एजुकेशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के थ्रू सेक्शन 10 के अंडर में तो होता है। पहला काम जो होता है मिनिमम स्टैंडर्ड को बनाना, सेकंड जो होता है कोर्स स्टडी को चेक करना, थर्ड है इक्विपमेंट फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट को चेक करना, देन एग्जामिनेशन को चेक करना। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ चैप्टर 5 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी आपको इसको पता होना चाहिए। फॉल्स टाइटल क्लेम, फॉल्स क्लेम के लिए जो होता है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन पनिशेबल होता है। प्रैक्टिसिंग अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड प्रैक्टिसर जो होता है वो भी एक इम्प्रिजनमेंट के थ्रू उसको पनिश कर सकती है कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉल्स एंट्री, willfully making a false entry or falsely claim, it is also a registered punishable cognizable offenses. No prosecution can be instituted except with sanctions of state government and authorized officer। तो कोई भी ऑफेंस जो होता है वो रजिस्टर ऑथराइज होना चाहिए ऑफिसर के स्टेट गवर्नमेंट के, वही हम उसको मानेंगे कि वो ऑफेंस है। नाउ पेनल्टीज एंड फाइन्स का हम सेकंड पार्ट सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। सेक्शन 14 के अंडर में आता है फॉल्सली क्लेमिंग, जो हमने पढ़ा था अभी कि फॉल्सली क्लेमिंग जो रजिस्टर फार्मासिस्ट है, फर्स्ट कंडीशन है फाइन अप टू 500, imprisonment up to 6 months and 100,000 1000 or both। Now second is section 42 dispensing of prescription of higher unregistered pharmacy, imprisonment up to 6 months and 1000 रुपीज का फाइन लगता है इसमें भी। Now सेक्शन 43 के अंडर में willfully obstructing the duties of the inspector, इंस्पेक्टर की ड्यूटी को अगर आप willfully रोकेंगे तो उसके लिए हम इम्प्रिजनमेंट देंगे उसको 6 मंथ का, या फिर उसका 1000 रुपीज का हम उसको फाइन करेंगे, या तो बोथ बोथ आएगा, मतलब दोनों होगा, 6 मंथ की उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी और 1000 रुपीज का उसको फाइन भी लगेगा। नाउ अंडर सेक्शन 27 देयर इज अ फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट आफ्टर रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर। तो अगर फेलियर जो होगा रजिस्टर सरेंडर सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट को सरेंडर करने में अगर फेलियर हुआ तो फाइन अप टू 50 रुपीज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43। सेक्शन 41 में क्या आएगा, फॉल्सली क्लेमिंग दैट यू आर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो आप फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट कन्विक्शन करने पे ₹500 लगेगा, सेकंड कन्विक्शन करने पे 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज लगेगा, या तो बहुत लगेगा। हाँ, सेक्शन 42 में क्या होगा, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन अंडर अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मतलब एक अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके लिए हम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट लेंगे और 1000 रुपीज का फाइन लेंगे, या तो बहुत लेंगे। देन सेक्शन 43 विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। अगर आप रोकेंगे, विलफुली रोकेंगे इंस्पेक्टर को उसके काम करने के लिए, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ की, अप टू 1000 रुपीज फाइन भी हो सकता है, या तो बहुत होगा।
नाउ एग्जाम नोट के हिसाब से द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 रिवाइज द सेक्शन 42 फाइन अप टू 1 लाख, 1 लाख टू अप टू 2 लाख सब्सिक्वेंट। तो सेक्शन 41 है कि आप रजिस्टर फार्मेसी पे फॉल्स क्लेम करने पे आपको अमेंडमेंट जो है करंट अपडेट हुआ है, जिसमें 41 लाख जो है फर्स्ट कन्विक्शन पे और सेकंड 2 लाख जो है वो सेकंड कन्विक्शन पे फाइन लगेगा, ये अपडेट हुआ है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जानना कि सेक्शन 42 जो सेक्शन 41 जो है वो अपडेट हुआ है। इसमें पहले फर्स्ट कन्विक्शन पे 1 लाख और सेकंड कन्विक्शन में 2 लाख हुआ। नाउ की डेफिनेशंस जो होती हैं वो है, अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल काउंसिल की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, इंपॉर्टेंट है। स्टेट रजिस्टर फार्मेसी रजिस्टर मेंटेन बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर फार्मेसी अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर स्टेट रजिस्टर, देन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मेसी मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल, सेक्शन 12 में आएगा। और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो सेंट्रल और स्टेट काउंसिल दोनों की होती है। नाउ क्विक रिवीजन करते हैं हम। एक्ट केम इनटू फोर्स, एक्ट कब इनफोर्स हुआ था? 4 मार्च 1948 में। टोटल चैप्टर्स कितने हैं इसमें? 5 हैं। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन सेक्शन 4, सेंट्रल काउंसिल का कंपोजिशन हुआ था सेक्शन 3 के अंडर, स्टेट रजिस्टर क्वालिफिकेशन सेक्शन 32, रेगुलेटरी एजुकेशन स्टैंडर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। There are some MCQs also. First, first MCQ is द फार्मेसी एक्ट 1940 कम इनटू द फोर्स कब आया था? तो इसका राइट आंसर जैसे हमने डिस्कस किया 4 मार्च 1948 है। नाउ द फार्मेसी एक्ट जो होता है वो हाउ मेनी चैप्टर डिवाइड होता है? तो राइट आंसर इज 5। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल इज डेल्ट विद, कौन से सेक्शन के अंडर में सेंट्रल काउंसिल बनती है? तो सेक्शन नंबर 3। नाउ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड होती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इन द स्टेट रजिस्टर, कौन से सेक्शन के अंडर में स्टेट रजिस्टर में क्वालिफिकेशन चेक होती है? तो राइट आंसर इज सेक्शन 32। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल आर, कौन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल को इलेक्ट करता है? तो राइट आंसर इज themselves, सॉरी राइट आंसर इज बी, इलेक्टेड बाय मेंबर्स अमंग themselves। ये नहीं है आंसर, आंसर है सेक्शन नंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग themselves। Now question number 7 is practicing a pharmacist without registration under the act is, तो राइट आंसर इज बी, अ पनिशेबल ऑफेंस, चैप्टर 5 के अंडर में जो आता है। देन एट क्वेश्चन इज एजुकेशन रेगुलेशन अंडर द एक्ट आर फ्रेम्ड बाय, तो इसका जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो फ्रेम्ड करता है अंडर द एक्ट फार्मेसी एक्ट, कौन करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट आंसर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ समरी इज 5 चैप्टर्स होते हैं। 4 मार्च 1948 में फार्मेसी एक्ट को बनाया गया था। फार्मेसी सेंट्रल काउंसिल होता है जो कि एजुकेशन और स्टेट काउंसिल के मेंटेन को रजिस्टर को मेंटेन करता है और एजुकेशन को रेगुलेट करता है। इसमें एक कंडीशन थी कि ओनली रजिस्टर फार्मासिस्ट में प्रैक्टिस एंड टाइटल रजिस्टर फार्मासिस्ट का यूज कर सकता है। देन वायलेशन अट्रैक्ट द पेनल्टीज अंडर चैप्टर 5 के अंदर में हम पेनल्टीज को पढ़े थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रग एक्सपर्ट एग्जाम। थैंक यू।